प्लीज कंफर्म। आपको स्क्रीन मिल रही है राइट? एंड Yes. दिस Yes. इज द पेज दैट वी डिस्कस एज वी टॉक अबाउट इन प्रीवियस क्लास कि देखो एडी कनेक्ट का इस्तेमाल करके कोई भी बंदा, नॉर्मल से नॉर्मल बंदा, कैन इजिली ब्रिंग द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस टू क्लाउड। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लाइंट। उसके बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, उसकी बहुत सारे टिकट्स रहेंगे। सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन से काम नहीं चलेगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं ना, वो सारे पॉइंट्स आपको कॉन्सेप्ट वाइज, प्रैक्टिकल वाइज आने चाहिए कि एडी कनेक्ट में पासवर्ड हैश कब एक्टिवेट करेंगे, पासवर्ड राइट बैक कब लगेगा, पासवर्ड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन कब आएगा, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स क्या होते हैं। यू हैव टू क्लियर द डाउट्स रिलेटेड टू दीज पॉइंट्स। Not only the points, you should clear about the procedure, you should clear about the prerequisite to establish। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें आपको माइंड में सेट होनी चाहिए कि हाँ इसका काम ये होगा। इज ऑल ओके? तो एक बहुत ही 1 मिनट का टाइम लेकर हम गो थ्रू करने वाले हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। आई जस्ट वांटेड टू आस्क क्वेश्चन टू यू गाइस एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट यू अंडरस्टैंड। ठीक है? तो let me start with um, um, yeah, South. Can you please tell us the gap between pass through authentication and password write back? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सर जो पासवर्ड राइट बैक होता है वो हम ऑन प्रेमिसेस से जो पासवर्ड अपडेट होता है जो क्लाउड पे होता है उसको हम पासवर्ड बैक बोलते हैं सर। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या होता है? पास थ्रू ऑथेंटिकेशन सर, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल यूजर अगर कुछ अपडेट कर रहा तो वो लाइव सिंक हो जाता है सर पासवर्ड से। एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल एज ए ऑफिस 365 एडमिन आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? ये सर हम फॉर एग्जांपल अगर सर कोई यूजर टेलनेट ऑन प्रेमिसेस में है सर, हम्म। ठीक है सर, तो हम्म। इन केस अगर वो यूजर लॉग इन नहीं कर पा रहा, पासवर्ड एरर दिखा रहा, तो सबसे पहले हम उसके पासवर्ड को ऑन कंसोल से जाके सर, जो एक्सचेंज सर्वर है वहां से हम्म। जाके हम उसको पासवर्ड उसको रीसेट करेंगे। तो और पास थ्रू ऑथेंटिकेशन में मेरे हिसाब से सर वो होना चाहिए कि जैसे मैंने वहां से रीसेट किया तो वो एक दूसरे से सिंक कर जाए ऑन प्रीमिसेस और उससे, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं सर। यू आर टॉकिंग अबाउट पास थ्रू ऑथेंटिकेशन राइट? जी, पासवर्ड थ्रू ऑथेंटिकेशन, यस सर। ठीक है साउद, आपने नोट्स बनाया है अपने? हार्ड जी सर, कॉपी में मैं नोट्स बना रहा बनाए हैं? हूँ। जी जी सर। ये वाला पॉइंट लिखा है आपने कहीं पे नोट में? पास थ्रो और पासवर्ड हैश पासवर्ड राइट का कहीं पे नोट लिखा है? हाँ सर, एक्चुअली मैं लिखा हूँ सर, मैं वन बाय वन नोट बना रहा हूँ सर, लेकिन मैं आज एक दूसरे साइट पे हूँ सर, वहां से अटेंड कर रहा हूँ क्लास। वो डायरी मेरी जो है सर वो ऑफिस ठीक में है। ही है। ठीक है, प्लीज एटलीस्ट क्लास के टाइम पे ना ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखना। जी जी सर, वो एक क्लियर? अर्जेंट काम था सर, इसीलिए कोई मुझे। नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर आपके माइंड में बैठ गया कि मैंने लास्ट टाइम ये वाला रिप्लाई दिया था और उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप हमेशा के लिए यही रट लोगे जो आपने अभी रिप्लाई दिया ओके। ना, विच इज जी टोटली जी रॉन्ग। सर। ओके सर, नोट। राइट बैक क्या करता है? पोर्टल से पासवर्ड आपने ऑन प्रोमाइसेस पे यूजर बनाया, मे बी विद नेम ऑफ टाटा, ठीक है? आपने ऑन प्रोमाइसेस एडी यूजर को क्लाउड पे सिंक्रोनाइज किया, सक्सेसफुली जी सिंक्रोनाइज हो गया। पासवर्ड हैश ने आपके यूजर और पासवर्ड दोनों को क्लाउड पे मूव कराने का काम किया। पासवर्ड हैश ने ऑन प्रोमाइसेस यूजर का पासवर्ड जो है क्लाउड पे सिंक कराने का काम किया, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन ने। पहला। राइट बैक क्या करता है कि उसी यूजर का, टाटा यूजर का अगर आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो क्लाउड पे, तो आपको ऑन प्रोमाइसेस के एडी कनेक्ट टूल पे जाकर के राइट बैक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तब एडमिन, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन उस यूजर का पासवर्ड रीसेट कर पाएगा क्लाउड से। ये राइट बैक का काम होता है। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन हमने बताया था कि पास थ्रू ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड हैश दोनों एक ही तरीके का काम करते हैं। ठीक है, तो गैप क्या है फिर? पासवर्ड हैश में ये है कि अगर आपका ऑन प्रेमिसेस डोमेन कंट्रोलर डाउन भी है ना, तब भी यूजर लॉगिन कर पाएंगे, अपनी मेलिंग सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे, आउटलुक एक्सेस कर पाएंगे, टीम्स एक्सेस कर पाएंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेस कर पाएंगे। नो मैटर आपका डोमेन डाउन है और आपका यूजर ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पे सिंक किया गया है। क्लियर? जी सर।
कई सारी कंपनी रहती हैं सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है उनका कि आई डोंट वांट टू ऑथराइज माय यूजर कि मेरा अगर डोमेन डाउन है ना तो उनकी मेलिंग सर्विसेज भी ब्लॉक करो। तब आप पासवर्ड हैश को हटा करके पासवर्ड पास थ्रो ऑथेंटिकेशन पे लाओगे। इज दैट क्लियर? पासवर्ड Yes, sir. पास थ्रो ऑथेंटिकेशन क्या करता है? Yes. एवरी टाइम वेन एवर यू वांट, एवरी टाइम जब भी आप अपने यूजर को लॉगिन करोगे, जब आप ऑफिस 365 पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो वो वेरीफाई करेगा आपके ऑन प्रोमाइसेस ADDS.DIT डेटाबेस से कि ये यूजर अवेलेबल है, एक्टिव है, सर्वर लाइन सर्वर कनेक्टेड है इंटरनेट से, और चलो इसको ऑथराइज कर देते हैं। मतलब ये है कि अगर डोमेन आपका डाउन हुआ तो आप उस यूजर से लॉगिन नहीं करा पाओगे। सिंपल सा रिप्लाई आपको ये देना है। इज दैट क्लियर प्लीज? Yes. ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। प्लीज गाइज, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, नॉट ओनली टू फॉर द एग्जामिनेशन, इंटरव्यू क्लियर कराने में भी आपकी ये मदद करेगा। सो मेक श्योर यू शुड क्लियर अबाउट एवरीथिंग। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपके पास जितनी नॉलेज रहेगी उतना ही कम समझो कि हाँ अभी तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आई वांटेड टू आस्क टू सचिन, कैन यू प्लीज लाइक एज अ गाइड अस अबाउट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डिफाइन द वर्क ऑफ रूट अकाउंट, टेनेंट एंड कस्टम डोमेन, इन तीनों के बारे में। हेलो। या हाँ सर, क्या बोले? एक मिनट। रूट अकाउंट, टेनेंट एंड कस्टम डोमेन। ओके। ओके। कस्टम डोमेन सर कुछ एडिशनल डोमेन होता है जो कंपनी का, जो ईमेल और एडी लॉगिन के लिए यूज होता है यहाँ पे, डिफॉल्ट डोमेन के अलावा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट। और रूट डोमेन आपका रूट अकाउंट बोला सर आपने? रूट अकाउंट और आपका ऑल्टरनेटिव रूट अकाउंट एंड टेनेंट। टेनेंट एक्चुअली आपको जब कोई आप अजूरे अकाउंट ओपन करते तो उसमें आपको बाय डिफॉल्ट टेनेंट होता है, इसके अंदर ही आपके सारे डोमेन पास रहते हैं। इट्स लाइक एक हेलो। या आई कैन हियर यू। चलो, आई थिंक वी नीड टू प्रोसीड। या सचिन। तो कंटिन्यू, एक्चुअली मेरा अभी इतना हुआ नहीं है। हाँ प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना रिकॉर्डिंग। एंड एनी क्वेश्चन, किसी का और कोई क्वेश्चन है? बिकॉज वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। किसी का कोई सर क्वेश्चन है एक पुराने वाले टॉपिक पे? सॉरी। सर एक हाँ बार रूट अकाउंट टेनेंट एक बार बताओ सर। एक्चुअली क्या हुआ बोले तो लास्ट 2 days बैक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में स्काइप अकाउंट आया था सर। ओके। हाँ,
मेरे सुपर सीनियर को पूछा थे, इज इट दिस रूट अकाउंट बोल के पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरे को इट इज ए ग्लोबल अकाउंट बोल के बोला। मेरे को करेक्ट। समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? ओके, सो ही टोल्ड यू लाइक दिस इज ग्लोबल एडमिन अकाउंट, राइट? यस सर, यस यस। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। यू नो दैट हमने जब स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी माइक्रोसॉफ्ट 365 की, तो एडमिन सेंटर से स्टार्ट किया था हमने, और अभी हम इंट्रा एडमिन पे कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? तो जब आप यूजर क्रिएट करते हो ना, तो यूजर की प्रॉपर्टीज पे जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो जो नंबर ऑफ यूजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं, ये मेरा रूट अकाउंट है। ये जो आपको यूजर दिखाई पड़ रहा है, दिस इज माय रूट अकाउंट। बाकी के जितने भी यूजर हैं, द यूजर्स दैट आई क्रिएटेड फॉर माय यूसेज, ठीक है? यू आर एबल टू सी अलीबाबा, जीसीपी, क्लार्क, एज्यूर, एडब्ल्यूएस, टेस्ट, टोनी, ये सारे यूजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। कंपनी में रूट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। बाकी के जो ऑल्टरनेट एडमिनिस्ट्रेटर हो गए ना, वो ऑल्टरनेट एडमिनिस्ट्रेटर आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? कंसीडर किए जाते हैं एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। कैसे? आई एम गोइंग टू ओपन द प्रॉपर्टीज। किसी भी यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद लेट मी ओपन द एक्टिव यूजर प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। अकाउंट वाले ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। यूजर नेम है, लास्ट साइन इन साइन आउट है, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस है। आपको एक रोल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। रोल का यस। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे जाएंगे, और मैनेज के बाद आपको एडमिन सेंटर सेलेक्ट करना है। एडमिन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ग्लोबल दिखाई पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ग्लोबल से। एडमिन। हम्म, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो राइट्स रहता है, वो 75% एडमिन के राइट्स रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ये बंदा एडमिन की तरीके से काम करेगा, लेकिन 75% तक टास्क वो एडमिन वाले रोल परफॉर्म कर पाएगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस। ठीक है? ये बिलिंग का पार्ट नहीं मैनेज कर पाएगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो ये टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा, बट 75% बहुत परसेंटेज होता है जो ये टास्क परफॉर्म कर पाएगा। इज ऑल राइट? ओके। आप इसको एक तरीके का एडमिन ही मान लो कि ये एडमिन की तरीके से ही काम करेगा। ऑल गुड? ओके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रूट अकाउंट इज मैंडेटरी, राइट? नो, द द रूट अकाउंट तो मैंडेटरी रहेगा ही, लेकिन जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है ना, नंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स हैं। कितने नंबर ऑफ यूजर्स के लिए आपको मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करना पड़ेगा। 100, 200, 500, 1000, 2000, 500। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूजर्स पे हम अपने नंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेज करेंगे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अगर सर ये कोई ऐसा पूछ रहा है कि ये रूट अकाउंट, तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं ना सर, जब हम फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट का जो सेटअप करते हैं सर, जो क्रिएट करते हैं यूजर आईडी, वो हाँ, हमारा रूट आईडी है। रूट आईडी क्या कंसीडर किया रूट जाता है, आईडी है, यस। उसके अंदर रूट आईडी के अंदर हम सारा कुछ जितने भी टेनेंट्स वगैरह को हम मैनेज कर सकते हैं। इस तरह भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वी कैन डू दैट, वी कैन से दैट कि हम्म। जो पहला अकाउंट हम क्रिएट करते हैं वो हमारा कंसीडर किया जाता है एज ए रूट अकाउंट, उसी को हम एज ए रूट अकाउंट कंसीडर करते हैं। जैसे ऑल गुड? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? कस्टम डोमेन था सर, वो कुछ custom- 3 सवाल थे ना सर, वो रूट अकाउंट, टेनेंट एंड कस्टम डोमेन। ठीक है, यस, 3 अलग अलग पॉइंट थे दैट वी नीड टू नो। Then let me like give you the details about these all. सो रूट अकाउंट की अगर हम बात करें, तो रूट अकाउंट क्या करता है? जो पहला रूट अकाउंट होता है, राइट, जो पहला यूजर होता है जब आप साइन अप करते हो फ्री ट्रायल अकाउंट के लिए, वो आपका रूट अकाउंट कंसीडर किया जाता है।
that connected with on Microsoft.com, like abc at on Microsoft.com. Just an example, ये हमारा रूट डोमेन हो गया, ठीक है। अब ये रूट डोमेन जब आप लॉग इन करोगे तो आपको एक टेनेंट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक टेनेंट मिलेगा जो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? और टेनेंट जो रहेगा वो हेक्साडेसिमल में रहेगा। टेनेंट किस में रहेगा? हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में रहेगा। और इस टेनेंट से आप मल्टीपल डोमेन को क्या कर सकते हैं? अटैच करा सकते हैं। Tenant is a dedicated portal which is provided by cloud provider, right? करेक्ट करेक्ट। सो अब इस टेनेंट से आप n नंबर ऑफ डोमेन को ऐड कर सकते हैं, जैसे class.com हो गया या cloud.com हो गया, ठीक है, या आपका training.com हो गया। अब कितने भी डोमेन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं? अटैच करा सकते हैं। फाइन। यस सर। डन। सो आप एक अकाउंट से मल्टीपल टेनेंट भी अटैच कर सकते हो, जो कि हमने डिस्कस किया था कि एक अकाउंट से मल्टीपल डोमेन को भी अटैच किया जा सकता है। इज आई एम करेक्ट? Yes. डन। Let's proceed with next another part. Let's talk about the another important point. अभी हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे हमने क्या क्या टास्क परफॉर्म किए थे, उन पे एक बार बात कर लेते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है किसी का कोई क्वेश्चन अभी नहीं होगा, क्योंकि हमने एडी कनेक्ट के केस पे लगभग सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट किए हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। हमने हाइब्रिड सेटअप बनाया, हमने एडी जॉइन कॉन्फ़िगर किया, हमने एडी कनेक्ट कॉन्फ़िगर किया। वी एस्टैब्लिश द पार्ट ऑफ आवर थर्ड पार्टी टूल को रजिस्टर करके एमएफए भी कॉन्फ़िगर करके देखा कि डुओ को कैसे कनेक्ट किया जाता है। These all topics we completed so far. Now it's time to move to the another important topic. I'm talking about the Exchange Admin Center, जो कि बैकबोन है Microsoft 365 इंजीनियर्स के लिए। अगर आपको एक्सचेंज एडमिन सेंटर आता है, अगर आप एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे यू आर एबल टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क, देन यू कैन परफॉर्म एन नंबर ऑफ ट्रबल शूटिंग। सो अगला जो पॉइंट है ना, वो है एक्सचेंज एडमिन सेंटर का। और इस एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे वी आर गोइंग टू टॉक मल्टीपल सर्विसेज। So let me move to the page of Exchange Admin Center and try to identify. This is our Microsoft 365 Admin Center, और Microsoft 365 Admin Center पे आपको all admin centers पे जाना है। all admin centers पे जाने के बाद click on Exchange Admin. Try to use your own account, same account का आप इस्तेमाल करेंगे and to get the access of this particular page, right? The page that you are able to see, the page that you are able to find, this page is considered as a Microsoft Exchange Admin Center, और इसी को हम ऑनलाइन एक्सचेंज एडमिन कंसीडर करते हैं। इसी पेज को हम क्या करते हैं? ऑनलाइन एक्सचेंज एडमिन के नाम से जानते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज? जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर का काम अलग था, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन का टास्क अलग था, वैसे ही एक्सचेंज एडमिन सेंटर का जो टास्क है ना, वो टोटली डिफरेंट है इन कंपेयर ऑफ अनदर पार्ट। सो our responsibility, we should take care and we should understand everything which are available on this particular page. इस पेज पे जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, राइट? इन सभी के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। गाइस, इज इट ओके? Yes. Yes. चलिए Yes. एक्सचेंज एडमिन सेंटर की जर्नी स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। जैसे आपके 365 एडमिन सेंटर के केस पे क्या था? वी आर एबल टू फाइंड ओनली द यूजर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम एक्टिव यूजर्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड अभी हमारे पास एक ऑप्शन है रेसिपिएंट।
apart from the Microsoft 365 Admin Center, here we are able to see the find the option of what we can say that here we are able to see the option of recipient, and the responsibility of this particular option that give you the detail of mailboxes. अब आपको मालूम होना चाहिए कि what is difference between user mailbox and the recipient's properties. यूजर मेल बॉक्स और रेसिपिएंट की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस हैं, यू शुड अवेयर अबाउट इट। आप देखिए यहाँ पे केवल यूजर मेल बॉक्स में केवल 3 यूजर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि हमारे पास एक्टिव यूजर की कैटेगरी में वी आर एबल टू सी मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं, बट मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज में हमारे पास केवल 3 ही दिखाई पड़ रहे हैं। दिस इज माई रूट अकाउंट, टेलनेट है और टोनी है। यहाँ पे आप पोर्टल पे देखो, टेलनेट है, टोनी है और हमारा रूट अकाउंट है। इसके अलावा अलीबाबा है, एडब्ल्यूएस है, एज्यूर है, क्लार्क है और टेस्ट है। ये यूजर्स एज ए मेल बॉक्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? एनी इनपुट गाइज? सर अनलाइसेंस्ड है सर, इसलिए। एग्जैक्टली, मेल बॉक्स का मतलब है कि आपके यूजर के पास लाइसेंस होना चाहिए और आप आउटलुक एक्सेस कर पा रहे हो। You are able to access the services of your Microsoft 365। आप सेंड कर पा रहे हो मैसेज को, आप रिसीव कर पा रहे हो, आप स्पैम देख पा रहे हो, आप सेंट आइटम देख पा रहे हो। ये तभी आएगा जब आपके यूजर के पास लाइसेंस रहेगा। अगर आपके यूजर की प्रॉपर्टीज में लाइसेंस नहीं है, देन यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर यूजर मेल बॉक्स ऑन एक्सचेंज एडमिन सेंटर। कोई मतलब ही नहीं बनता इन यूजर का, एंड यू आर नॉट एबल टू सी दीज यूजर्स ओवर अ पोर्टल ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर। एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे ये आपको हाईलाइट नहीं होंगे, यूजर्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। सिर्फ वही यूजर्स आएंगे जो यूजर्स आपने माइक्रोसॉफ्ट सॉरी जो जिन यूजर को आपने लाइसेंस असाइन कर रखा है, जिन यूजर्स को आपने लाइसेंस असाइन कर रखा है, ओनली दोज यूजर्स आर कम इनटू द पिक्चर। Guys, everything is okay. Let me remove few users that I can show you everything. इन यूजर्स को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, then we can get the access of। अब रेसिपिएंट की प्रॉपर्टीज पे जो हमें ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दैट विल गिव यू मोर ऑप्शन इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल एक्टिव यूजर्स प्रॉपर्टीज। जो हमारे एक्टिव यूजर की प्रॉपर्टीज पे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं ना, उन एक्टिव यूजर प्रॉपर्टीज से ज्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। इज दैट क्लियर प्लीज? Yes, sir. ठीक है, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग के टर्म्स में भी ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। क्लियर? सो आई एम गोइंग टू ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ टेलनेट। एक बार हम प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं टेलनेट की, और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, ये ऑप्शन आपके अदर एक्टिव यूजर की प्रॉपर्टीज के ऑप्शन से हट करके हैं। क्या क्या टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, लेट्स मी डिफाइन। जनरल टैब में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर आईडी यानी प्राइमरी मेल आईडी, गैल की डिटेल दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिखाई पड़ रहा है आपका, और ये आपको यूजर का मेल बॉक्स साइज भी दिखा रहा है, और साथ ही साथ ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि लाइक यू कैन मॉडिफाई और क्रिएट अ कोटा फॉर योर मेल बॉक्स साइज। ये सारे एप्लीकेशंस आपके इस यूजर के लिए एप्लीकेबल हैं। कल की डेट में अगर आप आउटलुक से कॉन्फ़िगर करते हो उनको, राइट, कल की डेट में अगर आप इसको आउटलुक से कॉन्फ़िगर करते हो, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके लिए यूजर को हेल्प करेंगे, यूजर को मैनेज करने का काम करेंगे। Next is related to the organization. So under the organization, which is considered as the work of attributes of your user account, आप अपने यूजर का टाइटल, डिपार्टमेंट, डायरेक्टर का नेम, मैनेजर का नेम या बेसिक इंफॉर्मेशन, इस यूजर की पर्सनल डिटेल्स को डिस्क्राइब कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तीसरा है डेलीगेशन। सो यू गाइज आर अवेयर अबाउट कि 3 तरीके के डेलीगेशन सर्विसेज होती हैं हर की यूजर की प्रॉपर्टीज पे। सेम डेलीगेशन होता है हमारे अपने जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर भी ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला है सेंड एज, दूसरा है सेंड ऑन बिहाफ, एंड तीसरा है रीड एंड मैनेज फुल परमिशन। ठीक है, ये सारी परमिशन हम प्रोवाइड करते हैं। सेंड एज के केस में आपका जो ये टेलेंट यूजर है ना, ये किसी दूसरे यूजर को आप अथॉरिटी दे सकते हैं
कि मेल कोई दूसरा यूजर करेगा, नाम जो है टेलनेट का जाएगा। आई थिंक द प्रैक्टिकल दैट वी कंप्लीटेड, कैन यू प्लीज टेल मी, आर वी कंप्लीटेड द प्रैक्टिकल ऑफ सेंड एज परमिशन? Yes, in shared है ना? mailbox Yes, we have. yes, शेयर्ड yes. मेल बॉक्स में भी हमने करके देखा था कि शेयर्ड मेल बॉक्स की परमिशंस में हमने मैनेज की थी, वैसे यहाँ पे इंडिविजुअल यूजर के लिए आप परमिशन दे सकते हैं। अगला पॉइंट है मेल बॉक्स की सेटिंग। मेल बॉक्स की सेटिंग में वी आर एबल टू सी द ऑप्शन ऑफ मैसेज रिस्ट्रिक्शन लिमिट, मैसेज रिस्ट्रिक्शन, मेल फॉरवर्डिंग, मैसेज डिलीवरी रिस्ट्रिक्शन और बाकी के बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज केसेस ऑफ दीज ऑप्शंस। इनका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? पहला है मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन। सो एज ए 365 एडमिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। आप क्लिक करिए, ये आपको गाइड करेगा। यहाँ पे दो साइज दिखाई पड़ रहे हैं, सेंड मैसेज मैक्सिमम साइज, रिसीव्ड मैसेज मैक्सिमम साइज, और ये डिफॉल्ट है, राइट? ये डिफॉल्ट है, लेकिन मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं 153 MB तक एक मैसेज को सेंड किया जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है। इज ऑल राइट? Yes. ठीक है। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एज ए एडमिन, आप कब सजेस्ट करोगे क्लाइंट को कि ये वाला ऑप्शन हमारे कंपनी के लिए बेटर रहेगा, या हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ये वाला ऑप्शन हमें यूज करना चाहिए? देखो, जो डिफॉल्ट ऑप्शन है ना यहाँ पे कैपेसिटी के 35 MB और 36 MB, माइक्रोसॉफ्ट ने ये हमें डिफॉल्ट प्रोवाइड किया है ताकि आपका जो मेल बॉक्स है ना वो जल्दी से फिल ना हो, जल्दी से फुल ना हो। Got it what I'm saying? क्योंकि अगर आपका मैसेज बॉक्स फुल हो जाता है तो डेफिनेटली सेंडिंग और रिसीविंग में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। आप कोशिश करिए कम से कम स्पेस यहाँ पे इस्तेमाल करें। जो बड़ी फाइल्स हैं, जो बड़े साइज के डेटा हैं, उनको आप टीम्स से ट्रांसफर करने की कोशिश करो, उनको आप वन ड्राइव से ट्रांसफर करने की कोशिश करो। डू नॉट यूज मेल बॉक्स टू अननेसेसरी डेटा शेयरिंग। ठीक है ना? आप ये क्लाइंट को भी गाइड कर सकते हो कि आपकी 35 MB की 40 MB की फाइल है, तो व्हाई यू आर सेंडिंग थ्रू द ईमेल, प्लीज ट्राई टू सेंड विद द हेल्प ऑफ वन ड्राइव या टीम्स पे आप अपलोड कर दो। मेल बॉक्स की साइज को हम टच नहीं करेंगे। यू कैन मेक इट लाइक लेस देन 35 MB या 36 MB से कम भी किया जा सकता है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईमेल फॉरवर्डिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ईमेल फॉरवर्डिंग क्या है, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मैसेज डिलीवरी रिस्ट्रिक्शन। अंडर द मैसेज डिलीवरी रिस्ट्रिक्शन यू जस्ट नीड टू ओपन द पेज। बाय डिफॉल्ट हर एक यूजर, जितने भी यूजर्स हैं ना, हर एक यूजर ऑथराइज हैं, हर एक यूजर ऑथराइज हैं टू सेंड एन ईमेल टू एवरी रेसिपिएंट। हर एक यूजर ऑथराइज हैं टू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एनी रेसिपिएंट। ये बाय डिफॉल्ट है, सारे यूजर ऑथराइज हैं मेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। चलिए लेट्स टॉक अबाउट मोर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। सो नेक्स्ट, इफ आई एम गोइंग टू फिक्स द स्पेसिफिक रेसिपिएंट, हम किसकी प्रॉपर्टीज पे हैं? हम टेलनेट की प्रॉपर्टीज पे हैं, और इस टेलनेट की प्रॉपर्टीज में जाकर के हमने ऐड सेंडर ऐड कर दिया, और ऐड सेंडर में मैंने अपने वाले यूजर का नाम दे दिया, रूट अकाउंट का नाम दे दिया क्योंकि इसके पास लाइसेंस है, अनकंफर्म कर दिया। बेनिफिट क्या है? अब हमारे इस यूजर को, टेलनेट यूजर को, जो यूजर आपने मेंशन किया है, ऑथराइज किया है, उसके अलावा कोई दूसरा बंदा ईमेल सेंड नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं टोनी से मेल को सेंड करना, टोनी इज नॉट एप्लीकेबल टू सेंड एन ईमेल टू द टेलनेट क्योंकि उस यूजर की प्रॉपर्टीज को हमने मेंशन नहीं किया। लेट मी शो यू। यहाँ पे हम इनकॉग्निटो विजार्ड पे जाते हैं और यहाँ पे हम आउटलुक ओपन करते हैं। लेट मी लॉग इन विद द हेल्प ऑफ टोनी यूजर। tony@teachmecloud.blog
Tony is already contained the license, so definitely we need to get the access of, we'll get the access of our Outlook. हम Outlook या Outlook से related जो भी services है उनका भी हमें access मिल जाएगा. Mandatory to set up MFA multi-factor authentication हमें इस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. So I'm going to set up the multi-factor authentication using Authenticator app. ठीक है, चलिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज रेडी टू यूज. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन आउटलुक और इस यूजर से यानी टोनी यूजर से टेलनेट यूजर को मेल सेंड करने की कोशिश करते हैं. डन. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू ईमेल. किस यूजर को सेंड करना है? हमें टेलनेट को सेंड करना है. telnet@teachmecloud.blog. Are we able to get any kind of error on the top of our email address? Hello. Yes. That your user is not authorized to send an email to telnet. यहीं पे अगर हम दूसरे यूजर को सर्च करें तो आई डोंट थिंक कि ये कोई एरर फिर से दूसरे यूजर के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमने यूजर की प्रॉपर्टीज में जाकर के एक स्पेसिफिक यूजर को राइट्स दे रख. ये बेसिकली तब करना पड़ेगा जब आपके पास बीपीआईपी यूजर्स हैं, बीपीआईपी क्लाइंट्स हैं. तो आप नहीं चाहते हो कि हर एक बंदा कंपनी का उनको उठा के मेल ड्रॉप कर सके. यू ऑलवेज प्रोसीड विद what you always proceed with the method of permission for the specific user. आप specific user के ऊपर क्या कर सकते हैं? Rights दे सकते हैं, permission लगा सकते हैं. Is all right, please? Yes. Yes, sir. ठीक है. So I'm going back. हमने रूट अकाउंट को ये परमिशन नहीं दे रखी. इस रूट अकाउंट को हमने परमिशन दे रखी है. इट मींस दैट जो रूट अकाउंट है, जिस ईमेल आईडी को हमने मेंशन किया है प्रॉपर्टीज में, वो बंदा तो सेंड करेगा ही. आई एम गोइंग टू सेंड एन ईमेल टू टेलनेट टेस्ट. दिस इज टेस्ट ईमेल, है ना, और सेंड करते हैं. इसमें कोई एरर नहीं आया सच. और लेट मी चेक. दिस वन इज आवर टेलनेट, राइट? हमने टेलनेट को मेल सेंड किया है. root account, sorry, let me send telnet@teachmecloud.blog. हमने अपने यूजर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पे सेटिंग की है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी. शायद फॉरवर्डिंग लगा है. आई एम गोइंग टू ओपन इट.
और आप देखिए यहाँ पे क्लार्क को फॉरवर्डिंग लगा रखा है और क्लार्क को डिलीट कर दिया है. I don't want to apply forwarding. Let me turn off, save it and back it again. पेज को रिफ्रेश करते हैं and one more time let me try to send an email through the same email address root account के जरिए. This is Tony user. I'm just going to open what टेलनेट वाला अकाउंट ओपन करते हैं जहां पे हमें ईमेल्स मिलेगी क्योंकि हमने परमिशन टेलनेट को दे रखी है. telnet@teachmecloud.blog. I have already activated multi-factor authentication for this particular user, so we can just assign and get the access. यहाँ पे हमें ईमेल्स रिसीव हुई हैं लेकिन जो फॉरवर्डेड वाले ईमेल्स थी वो रिसीव नहीं हुई. So permission that you can set for the BBIP user. अगर आपको in future कोई टास्क मिलता है, अगर आपको कोई टिकट रिसीव होता है, तो think about कि ये ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा कॉन्फ़िगर करने के लिए. So these options are available basically directly on the page of Microsoft Exchange Admin Center के मेल वाले बॉक्स पे जाओगे. मेल बॉक्स के अंदर जो पहला सेकंड थर्ड ऑप्शन है which is related to the message delivery restriction, जहाँ पे आप अपने यूजर को स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि इस यूजर को केवल यही बंदा मेल सेंड कर पाएगा, बाकी ईमेल सेंड नहीं कर पाएगा. आप किसी पर्टिकुलर यूजर को ब्लॉक करना चाहते हैं परमानेंट सेंडिंग रिसीविंग दोनों के लिए, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ आवर परमिशन फॉर द इंडिविजुअल यूजर मेल बॉक्स. अगले पॉइंट पे चलते हैं. And here we are able to see multiple options are available, like this is sharing policy, the default policy that you applied. रोल जो आपने असाइन किया उसकी डिटेल्स है और यहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी. एंड अंडर द रिटेंशन पॉलिसी वी आर एबल टू सी द ऑप्शन रिलेटेड टू like we are able to find the options related to our MRM permission. Manage mailbox property में जाओ and it will give us a multiple option. Sharing permission है, sharing policy है, रोल असाइनमेंट पॉलिसी है, रिटेंशन पॉलिसी है और एड्रेस बुक पॉलिसी है. अभी बाय डिफॉल्ट ऑल द पॉलिसीज आर ऑन डिफॉल्ट मोड क्योंकि हमने कोई सेटिंग नहीं की है इन पॉलिसीज पे. शेयरिंग से रिलेटेड डिफॉल्ट पॉलिसी ही चल रही है, राइट. रोल असाइनमेंट से रिलेटेड डिफॉल्ट पॉलिसी चल रही है. एमआरएम से रिलेटेड डिफॉल्ट पॉलिसी चल रही है. इन सभी से रिलेटेड हमारी डिफॉल्ट पॉलिसी ही पे ही काम कर रहे हैं. अगर आप पॉलिसी अपनी खुद की क्रिएट करते हो, अगर आप अपनी खुद की पॉलिसी को डिजाइन करते हो, then you are going to set up the policy and you can find it from this particular location. आप अपनी पॉलिसी को इस लोकेशन से क्या कर सकते हैं, फाइंड करा सकते हैं. ऑल गुड. ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, शेयरिंग पॉलिसी क्या है, असाइनमेंट पॉलिसी क्या है और रिटेंशन पॉलिसी क्या है? हाँ, शेयरिंग पॉलिसी इन द सेंस लाइक एज कि you are going to send or share any kind of file using OneDrive. You are sharing any kind of policy using um, uh, SharePoint administrator.
सो यू कैन सेट द पॉलिसी कि इस यूजर को हम किसी भी पॉलिसी किसी भी शेयरिंग का मेंबर नहीं बनाना चाहते. I don't want to authorize this user to be the part of any specific rights. पहले हमें पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे आके हम उस मेल के ऊपर पॉलिसी को अप्लाई करेंगे. Got it what I'm saying? Firstly, we need to set up the policy and पॉलिसी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम उस पॉलिसी को अटैच करेंगे. हर एक पॉलिसी का अपना खुद की एक लाइक एज टास्क रहेगा. रोल असाइनमेंट की पॉलिसी अलग रहेगी, रिटेंशन की पॉलिसी अलग रहेगी कि बाय डिफॉल्ट 30 डेज के लिए वैलिडिटी रहती है डिलीटेड यूजर की या डिलीटेड ग्रुप की, बट हमने उसको 45 डेज रख रखा है, हमने उसको 60 डेज रख रखा है, हमने उसको 25 डेज रख रखा है. दैट यू कैन मैनेज द पॉलिसी, रिटेंशन पॉलिसी एज पर द रिक्वायरमेंट. हेलो. और ये पॉलिसी क्रिएट कहाँ से होती है? या दिस इंटर्न इज में कैसे? नहीं, पॉलिसी वी कैन क्रिएट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, है ना. इसको हम यही 365 एडमिन सेंटर से ही बेसिकली वी कैन एस्टैब्लिश, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश. कुछ भी नहीं होता है, ये सिंपल सा जो एमआरएम पॉलिसी है ना, मैसेजिंग रिकॉर्ड मैनेजमेंट होता है कि इतने दिन तक आपका मैसेज हम सेव करके रखेंगे, बचा के रखेंगे. रिटेंशन टाइम की पॉलिसी की बात कर रहे हैं. एंड दीज पॉलिसीज शेयरिंग परमिशन क्या होती है, जैसा हमने डिस्कस किया कि शेयरिंग परमिशन के अंदर यू आर गोइंग टू सेट द परमिशन, यू आर गोइंग टू सेट द पॉलिसी फॉर एनी शेयर पॉइंट की साइट को शेयर करने में कोई परमिशन आपको लगानी है, टीम्स की शेयरिंग की परमिशन लगानी है, या फिर वन ड्राइव की शेयरिंग की परमिशन लगानी है, तो दैट यू कैन कॉन्फ़िगर बाय सेल्फ. एक एग्जांपल पॉलिसी क्रिएट करके बता सकते हो? नॉट फॉर द अप्लाई, ओनली क्रिएशन पार्ट. Sure. So if we talk about the policy creation, how we can do that, so you just need to open the same page, right? Microsoft Exchange Admin Center पे ही हमें policy का मैसेज ऑप्शन मिल जाएगा, and we can establish a policy for retention, या फिर आप like as other policy that you are going to configure, you can manage it. ठीक है. By default, you are able to manage the policy from this particular exchange admin center, but अभी recently Microsoft ने ना बहुत सारे changes किए हैं. They did lots of changes related to the policies, related to the multiple thing. So इसके लिए थोड़ा सा हमें back आना पड़ेगा. We just need to back to the Microsoft 365 admin center. और Microsoft 365 admin center पे आने के बाद need to open the page of Microsoft Purview. Under the Microsoft Purview page, you always try to log in with the help of right root account. आपको root account से login करना पड़ेगा. Then, so in case of root account, we are able to see the multiple options are available, and we need to find the option related to the you can say that life cycle management. हमें इसमें ढूंढना है life cycle management. We need to find the option of life cycle management. Go to the solution. Multiple options are available, and you need to open the page of data lifecycle management. Is that okay? You need to click here. ये आपको एक अगले पेज पे ले जाएगा. Whatever policy that you are going to set up, आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप कोई सी भी पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. हमने यहाँ पे पॉलिसी वाला पेज ओपन किया. पॉलिसी वाले पेज पे जो पॉलिसी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, लाइक रिटेंशन पॉलिसीज वगैरह, या लेबल ऑफ पॉलिसी, या बैकअप लुकअप पॉलिसी, वो पॉलिसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रिटेंशन पॉलिसी. यहाँ पे एक हम रिटेंशन पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं. सेलेक्ट न्यू पॉलिसी, नाम दे देते हैं एम MS 365 डेमो पॉलिसी. ठीक है. डिस्क्राइब अबाउट योर पॉलिसी. दिस पॉलिसी ठीक है.
I'm going to proceed with next, and we are able to see the option of static. You can select the static one, proceed with next. Where you want to apply it, it will be applicable for Exchange mailboxes, SharePoint, yeah, Microsoft 365. I don't want to make any changes. This is applicable for all the mailboxes. आप अभी एक यूजर की प्रॉपर्टीज पे हो, दूसरी यूजर की प्रॉपर्टीज पे आते हो, आपको ये पॉलिसी हर जगह पे दिखाई पड़ेगी, क्योंकि दिस इज द कॉमन पेज. पॉलिसी सभी के लिए अप्लाई होगी. आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कॉन्फ़िगर किसके लिए करना चाहते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. द पॉलिसी रिटेंशन टाइम कितने दिन के लिए रखना है आपको. रिटेन item from the specific period. 7 year by default है, but you are going to decide by your own. 5 years. You can customize it and you can type the year, date, month, whatever things that you are going to add. Like I'm going to make it for years, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. I'm just going to make it 0 and we can proceed with month. Like I want to put it for 90 days. बाय डिफॉल्ट 30 डेज का रहता है, बट हम इसके लिए 90 डेज के लिए अप्लीकेबल कर सकते हैं. इज दैट क्लियर. व्हाट हैपन आफ्टर 90 डेज. आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा रिटेंशन से, जो कि नॉर्मल होता है 30 डेज पे, वो आपका 90 डेज पे हमने इसको इंक्रीज करा दिया. देन एंड रिटेंशन पॉलिसी कब से क्रिएट होगी, जब से आपका पर्टिकुलर लाइक जब आप यूजर को डिलीट किए और जब आपने यूजर को, जिस दिन से यूजर को डेटा डिलीट हुआ है, उस दिन से उसकी रिटेंशन पॉलिसी जो है अप्लीकेबल हो जाएगी. नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड सबमिट कर देते हैं इसको. योर पॉलिसी आई थिंक रेडी टू यूज, जो हमने क्रिएट किया था विद नेम ऑफ डेमो पॉलिसी के नाम से. 90 डेज हमने इसका अप्रूवल रख रखा है. आई एम गोइंग बैक टू द एक्सचेंज एडमिन सेंटर. इसको थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने में मे बी कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है. सो आई एम गोइंग टू ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर यूजर. टेलनेट की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, मेल पे चलते हैं, और यहाँ पे हम परमिशन वाली पॉलिसी में आ जाते हैं, MRM पॉलिसी में, और यहाँ पे हमने रिटेंशन पॉलिसी लगाई, राइट. तो रिटेंशन पॉलिसी में वी हैव टू वेट. अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, बट डेफिनेटली विल गेट द एक्सेस ऑफ आवर पॉलिसी जो हमने तैयार की है. योर पॉलिसी इज रेडी. लेट मी चेक. ठीक है, दिस इज डेमो पॉलिसी. Still pending. We are not able to find it properly. Like it's showing pending. Accessible for all the user. It is applicable for, you can apply it for Exchange, share, Mailbox, SharePoint और OneDrive account के लिए. User 365 पे जो active user है उसके लिए भी हम apply कर सकते हैं. So enable is still pending, so that's why we are not able to see it. शेयरिंग पॉलिसी भी यहाँ से ही क्रिएट होगा. Any type of policy that you want to establish यहीं से create कर लेंगे हम. ओके. ठीक है, अभी हमारा ये अकाउंट एज्योर से कनेक्टेड भी नहीं है. वी नीड टू कनेक्ट द अकाउंट विद एज्योर, है ना. तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम कर रहा है. चार्जेबल नहीं है, बट आपके एज्योर से इसका कनेक्टिविटी होनी चाहिए. स्टिल पेंडिंग. मतलब एक्सचेंज का पॉलिसी अप्लाई करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपका अजूब का भी अकाउंट होना जरूरी है.
हाँ, ये रिसेंटली अभी चेंज किया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्टली आप एक्सचेंज एडमिन से पॉलिसी क्रिएट करते थे और अप्लाई कर देते थे। बट अभी इन्होंने सिक्योरिटी का मोस्ट ऑफ द पॉइंट दे आर गोइंग टू पुट ऑन द परव्यू, माइक्रोसॉफ्ट परव्यू पे रख लिया कि कोई भी एक्टिविटी करना है, ऑडिट लॉग चेक करना है, या आपको ब्लॉक करना है, या फिर आप रिटेंशन पॉलिसी लगाना चाहते हो, शेयरिंग पॉलिसी लगाना चाहते हो, सो यू हैव टू ओपन द पेज ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट परव्यू एंड वहां पे सारा कुछ इस्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, बिकॉज वी नीड टू प्रोसीड, क्योंकि ये हमारा लाइक डेफिनेटली पार्ट है हमारे ट्रेनिंग का, बट ये आता हमारा इस मेल फ्लो वाले पार्ट में, क्योंकि मेल फ्लो वाले पार्ट में आपको बहुत सारी पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। तो अभी क्लियर है कि कहाँ से क्रिएट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है Yes. है ना? So Microsoft Preview is the place where we can find the data lifecycle management. Under the data lifecycle management, it will give us option to establish, but make sure कि आपका जो अकाउंट है ना Preview वाला, वो Azure portal के सब्सक्रिप्शन के साथ अटैच होना चाहिए, which is not chargeable, but you should connect with the Azure services ताकि आपके रिटेंशन का जो डेटा है वो Microsoft Azure के स्टोरेज पे रखा जा सके, and this is the task performed by Azure itself. We are still on the page of same एक्सचेंज एडमिन सेंटर, इसमें पॉलिसीज था, बाकी दिस इज द रिलेटेड टू द शेयरिंग परमिशन या फिर रोल बेस्ड परमिशंस, यू कैन मैनेज ऑल द टाइप्स ऑफ परमिशन विद द हेल्प ऑफ सेम पेज. Next is other. Really important options are available in the properties of our users mailbox. Other वाले पैनल पे पहला जो पेज है वो है कस्टम एट्रीब्यूट्स का, दूसरा है मेंबर ऑफ ग्रुप, तीसरा है ऑटोमेटिक रिप्लाई, चौथा है रिकवर डिलीटेड आइटम्स, और देन कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स, लिटिगेशन होल्ड है, एंड मेल बॉक्स आर्काइव है, रेसिपिएंट लिमिट है, और मेल टिफ है. ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हमें यूजर की प्रॉपर्टीज पे दिख रही हैं. Every users, right, each and every options which are available in the users properties are really important for us, and we should clear about the doubts related to these points. ठीक है ना? हमें इन सभी यूजर की प्रॉपर्टीज में जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं ना, वी शुड क्लियर अबाउट द एवरीथिंग. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कस्टम एट्रीब्यूट्स. उम्मीद है कि हम सभी को एट्रीब्यूट्स के बारे में मालूम होगा कि व्हाट इज एट्रीब्यूट्स. गाइस, एनीवन वांट टू से समथिंग? व्हाट यू थिंक अबाउट द एट्रीब्यूट्स? User properties. What are the things come into the attributes? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम. हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन है यूजर की, पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैनेजर नेम, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन ऑफ यूजर, पर्सनल ईमेल आईडी ऑफ यूजर, ये सारी चीजें आपकी यूजर की एट्रीब्यूट्स में कंसीडर की जाती हैं. सो अगर हम अपने यूजर की प्रॉपर्टीज को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन की पेज से लॉगिन करते हैं ना,
तो हमें कुछ ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू द यूजर्स प्रॉपर्टीज और यूजर what we can say that attributes. So I'm going to open Microsoft Intra Admin Center with the help of same root account to verify the how many options are available in the properties of single user. मतलब कितने attributes हमें देखने को मिलते हैं. टेलनेट की ही प्रॉपर्टीज ओपन कर लेते हैं. यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन की और यहाँ पे हमने एडिट प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया. अब आप देखिए लिस्ट है, दिस इज आइडेंटिटी. यहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉपर्टीज की डिटेल. यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एट्रीब्यूट्स की डिटेल्स. जॉब इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, parental control. So these two options are correlated to the attributes of our user. जॉब पे क्लिक किए, यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस देखने को मिलेंगे. जॉब टाइटल, कंपनी नेम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टाइप एंड एम्प्लॉय हायर डेट. ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट है, ये सबके पास रहेगा, ये सारे यूजर्स के पास अप्लीकेबल रहेगा. And okay, so most of the users are coming from on premises, so that's why we are not able to open it. ऑन प्रोमाइसेस की प्रॉपर्टीज को आप ऑन प्रोमाइसेस से ही चेंज करोगे, क्लाउड से नहीं. ठीक है, जो क्लाउड से बना है वही चेंज होगा. ठीक है यहाँ तक. अब कस्टम एट्रीब्यूट्स क्यों आएगा, पहला तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई कस्टम एट्रीब्यूट्स कम इनटू द पिक्चर और व्हाट आर द बेनिफिट्स विद कस्टम एट्रीब्यूट्स. गाइस, जब आप डीडीएल कॉन्फ़िगर करते हो ना, तब इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि हमें कस्टम एट्रीब्यूट चाहिए. एनीवन कैन प्लीज टेल मी डीडीएल? डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट. डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट. हाँ, काम कैसे करता है डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट? जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन कोई ईमेल क्रिएट कर रहे हो तो वो उसका एट्रीब्यूट ले लेगा, वो हिसाब से वो ऑटोमेटिक ऐड कर लेगा डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में. ठीक है, मतलब ये डीएल की तरीके से काम करता है. समथिंग लाइक दैट. नहीं, डीएल ही है, वो डायनेमिक ऐड हो गया है तो डीएल ही ना. और डीएल क्या करता है, डीएल हमारे इन्वायरमेंट में हम तब बनाते हैं, कंपनी में तब बनाते हैं जब Broadcasting. हमें ब्रॉडकास्ट करना है कि एक मैसेज है कि इस बंदे की वर्क एनिवर्सरी है, जिसको कैस्केड कर दो सारे बंदों को, जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको मैसेज मिलना चाहिए कि आज हमारे इस मैनेजर का वर्क एनिवर्सरी है. या कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट पे किसी ने हायर, कंपनी ने किसी बड़ी पोस्ट के लिए हायरिंग की, उस बंदे को इंट्रोड्यूस करना है, तो वो कहते हैं वेलकम टू ग्लोबल काइंड ऑफ एचआर इज गोइंग टू जॉइन, वार्म वेलकम टू समथिंग. वो सारों के पास जाता है, जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं कंपनी के सारों के पास जाता है. करेक्ट. सो अब जो ईमेल्स आती है ना, वो बेसिकली डीएल से आती है या डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट से आती है. मैंने आपको एक एग्जांपल बताया पूरी कंपनी का, लेकिन डीएल और डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए भी बना सकते हो. इट्स नॉट मैंडेटरी. ठीक है, आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए भी बना सकते हो कि ये एचआर डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इनके लिए डीडीएल बना दो या इनके लिए डीएल बना दो. दैट यू कैन आल्सो डू दैट. ठीक है, आप उनके लिए ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो. इज ऑल ओके? यस. तो यहाँ पे हम एक काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट है ही है, स्टेट, सिटी, स्टेट है ना, एंड कंट्री, रीजन और आपका बिजनेस, ये फोन नंबर, ये तो कॉमन सबके लिए है. आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो आप आइए अपने यूजर की प्रॉपर्टीज में, कस्टम एट्रीब्यूट्स में आइए. यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, टोटल 15 कस्टम एट्रीब्यूट्स है. यहाँ पे कस्टम एट्रीब्यूट्स के पहले पॉइंट पे जो आप मेंशन करोगे, लाइक हमने रख दिया डिपार्टमेंट, दूसरे में रख लिया है एचआर डिपार्टमेंट. जिस फॉर्मेट में रखोगे उस फॉर्मेट में आपको ऐड करना पड़ेगा. हमने 2 मेंशन किया है, पहले पे एचआर हाइफन डिपार्टमेंट
और दूसरे पे हमने रख रखा है HR-department-global एज इट इज। हमने इस पोर्ट को कर दिया सेव, टेलनेट की यूजर की प्रॉपर्टीज को हमने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम चाहते हैं कि ये यूजर हमारा DDL का पार्ट बने। तो आपका जो यूजर है, राइट, आपका जो यूजर है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, यही एट्रीब्यूट्स आपको अपने DDL में बनानी पड़ेंगे। Guys, are you able to understand what I'm saying? Yes. तो मैं Yes. यहीं पे आपको एक ना छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ग्रुप वाले में, क्योंकि मेल बॉक्स के बाद ही दूसरा ग्रुप वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का ग्रुप मिल जाएगा। करेक्ट? अभी हमने नहीं क्रिएट किया, बट आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट, लेट मी क्रिएट इट डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। नाम दे देते हैं class-DDL, ये हमारा ग्रुप का नाम है। नेक्स्ट किया, और ये आपका ऑल रेसिपिएंट के लिए कर देते हैं। मैं ऑनर देना पड़ेगा, एक ऑनर दे देते हैं हम। दिस इज आवर ऑनर, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दैट। सारे रेसिपिएंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, हम किसी स्पेसिफाइड को नहीं कर रहे हैं, सारों के लिए एप्लीकेबल कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे क्या था, यूजर की प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पे क्या था, HR-department, इज दैट करेक्ट? Yes. कस्टम एट्रीब्यूट 1, और कस्टम एट्रीब्यूट 2 पे क्या था, HR-department-global. HR-department एज इट इज लिखना है आपको, -global, ठीक है ना। अब आप करो नेक्स्ट, यहाँ पे नाम देना है, क्लास DDL नाम दे देते हैं हम इसमें, और एसोसिएट विद आवर ऑन डोमेन, वेट करते हैं ये एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया और क्रिएट कर दिया। सही है यहाँ तक? Yes. Yes. बैक करते हैं, क्लास DDL पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। एज वी नो दैट ये आपको मैनुअल यूजर ऐड करने का ऑप्शन नहीं देता, इज इट करेक्ट? Yes. आप मेंबर में जाओगे, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि यूजर को ऐड कर पाओ या रिमूव कर पाओ। व्यू ऑल मेंबर्स पे जाओगे, टेलनेट क्यों आ गया? क्योंकि उसमें एट्रीब्यूशन हम लोगों ने मेंशन किया था। बिकॉज यूजर की प्रॉपर्टीज में हमने पहले से सेम एट्रीब्यूट रखा था और DDL बनाया, फटाक से DDL का पार्ट बन गया हमारा यूजर। क्लियर? आर वी एबल टू रिमूव दिस यूजर फ्रॉम द लिस्ट? वो भी नहीं हो सकता। रिमूव कब होगा? जब आप इसका DDL यूजर की प्रॉपर्टीज में जाकर के क्या चेंज करोगे? यू आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स। आप एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर दीजिए, इमीडिएटली रिमूव हो जाएगा। मेक सेंस? Yes. ठीक है, ये तो हमने टास्क परफॉर्म किया। द बेस्ट पार्ट विद अस, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जो है ना इंट्रा कनेक्ट कंप्लीट किया है, रिमेंबर वी रिसेंटली कंप्लीटेड द प्रैक्टिकल ऑफ इंट्रा कनेक्ट। कंपनी में क्या होता है ना कि ये तो क्लाउड से हो गया, ठीक है। कंपनी में क्या होता है कि जो आपने यूजर बना रखा है ऑन प्रोमाइसेस पे, इसका एट्रीब्यूट क्लाउड से चेंज नहीं होता। इसका एट्रीब्यूट्स क्लाउड से आप चेंज नहीं कर पाओगे। व्हाट यू नीड टू डू, आप अपने ऑन प्रोमाइसेस AD पे जाओ, यहाँ पे dsc.msc पे जाओ। dsc.msc पे मैंने कई सारे यूजर्स बना रखे हैं, कोपायलट बना रखा है एंड जेमिनाई बना रखा है, और इस यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाओ। जनरल टैब है, ये एड्रेस है ना। ये जो इंफॉर्मेशन है, एक तो यहाँ से AD एडिटर से भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो सिटी, पिन कोड, रीजन, एक तो यहाँ से बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन, ऑफिस की डिटेल, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड वेब पेज, एक यहाँ पे है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपने यूजर के एट्रीब्यूट्स को रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और एक है ये प्रॉपर एडिटर वाला पेज जो ऑन प्रोमाइसेस पे होगा। कितने यूजर्स बनाए थे हमने ऑन प्रोमाइसेस पे? कोपायलट बनाया था, राइट?
हमने जेमिनाई बनाया था, तो कोपायलट की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। और ये एडिटर का पेज आ गया। ये क्या है? लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। दिस इज द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। आप यहाँ से कई सारी चेंजेस कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम करोगे ना, तो आपको ये एडिटर पेज आपकी मदद करेगा एट्रीब्यूट्स को मैनेज करने के लिए। Guys, let me know if you are able to understand. इसमें मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी एट्रीब्यूट्स मेंशन किया, तो मैंने अगर डिपार्टमेंट मेंशन किया तो डिपार्टमेंट वो ऑटोमेटिक ले लेगा ना? हाँ, ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, हाँ। अगर एट्रीब्यूट्स मेंशन नहीं किया मैंने तो जो नहीं, डीडीएल बना है वो तो उसमें डिफॉल्ट है ना। नहीं, सी, तो दो अलग आपके पास कंटेंट है। एक है आपका ग्रुप और एक है यूजर। यूजर और ग्रुप के बीच में जो एट्रीब्यूट्स है वो 100% मैच करेगा, तभी वो यूजर आपका उसका पार्ट बन पाएगा। ओके अगर आपका एट्रीब्यूट मिसमैच हुआ ना, तो आपका यूजर कभी भी उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाएगा। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट है डिफॉल्ट वाला, लेकिन वैल्यू क्या है? सेट नहीं है इसकी, तो आपको वैल्यू सेट करनी पड़ेगी मैनुअली। ओके, तो मैं वही बोल रहा था, अगर डिपार्टमेंट में मैंने एचआर मेंशन किया है और डीडीएल करते टाइम, क्रिएट करते टाइम मैंने डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, तो हो जाएगा ना? हाँ, 100% हो जाएगा। ओके एवरीवन प्लीज कंफर्म अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम एट्रीब्यूट्स। कस्टम क्यों लाते हैं? कस्टम हम लाते हैं ताकि हम अपना कुछ यूनिक रख सकें, क्योंकि डिफॉल्ट तो सारे यूजर्स के साथ रहेगा, कस्टम सिर्फ आपको पता रहेगा। तो सिक्योरिटी की रीजन की वजह से वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर फीचर। इज ऑल ओके? हेलो, सही है ना? यहाँ तक Yes. कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्योंकि एक्सचेंज एडमिन सेंटर आपका हर एक टॉपिक आपके रियल इन्वायरमेंट से जोड़ेगा, आपके रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेगा। और आगे चलकर अगर अभी आपको टिकट्स नहीं मिल रही है ना, तो आगे जाके ये टिकट्स आपको मिलने वाली हैं, इस तरीके के टिकट्स आपको मिलने वाली हैं, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व द टिकट्स। ठीक है? So I'm just going to open the Exchange Admin Center again. Exchange Admin Center, और Exchange Admin Center में बैक आ जाते हैं रेसिपिएंट्स पे, मेल बॉक्सेस पे। टेलनेट टोनी दो यूजर्स हैं, दो मेल बॉक्सेस हैं, और हम आ जाते हैं अदर्स पे। तो ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। अगला पार्ट है ग्रुप, मेंबर ऑफ। तो आई थिंक यू गाइस आर अवेयर अबाउट द मेंबर ऑफ। आपका ये यूजर कितने ग्रुप का पार्ट है, यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास मेल सिक्योरिटी टेस्ट डीएल एचआर डिपार्टमेंट इंटरनल आईटी डेमो सिक्योरिटी ग्रुप। इतने ग्रुप का ये पार्ट है, इतने सारे ग्रुप का पार्ट है ये। एंड देन यू कैन इजिली सिंगल क्लिक पे आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी आपके यूजर के बारे में। टोनी को देखते हैं कितने ग्रुप का पार्ट है ये। टोनी को चेक कर लेते हैं। ये एचआर डिपार्टमेंट का पार्ट है, इंटरनल आईटी का पार्ट है, डेमो सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट है। ऑल ओके? Yes. ठीक है। सो अभी वी आर स्टिल ऑन द पेज ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर, और एक्सचेंज एडमिन सेंटर में यूजर्स की प्रॉपर्टीज, यूजर की प्रॉपर्टीज में हम लोग अदर्स पे अभी तक काम कर रहे हैं। एक दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक रिप्लाई, सेल्फ एक्सप्लेन है, कोई जरूरत नहीं इसको, लाइक यू गाइस आर अवेयर अबाउट। रिकवर डेटा, डिलीटेड आइटम, यहाँ पे डिलीटेड आइटम आप रिटेंशन लगा रखे हैं, अगर आपने पॉलिसी में रिटेंशन लगा रखा है, कोई डेटा डिलीट हो गया है, तो उसमें आप रिकवर कर सकते हैं, बट इसको कोई परमिशन या कोई राइट्स अभी नहीं है। कन्वर्ट टू द शेड मेल बॉक्स दैट वी कैन मैनेज एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हम अपने अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, लिटिगेशन होल्ड पे थोड़ा सा हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। वी नीड टू डिस्कस मोर अबाउट द लिटिगेशन होल्ड। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, जस्ट 12 मिनट ब्रेक, 12 मिनट का ब्रेक। 30 पे फिर हम रिज्यूम कर लेते हैं। इज दैट ओके? Yes. यस है ना? ओके सो वी आर गोइंग टू रिज्यूम एट 7:30।
guys, can you hear me? Yes. ठीक है, सो अभी हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। थोड़ा सा जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग यूजर्स मेल बॉक्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स। अगर कोई क्लाइंट या कोई इंटरव्यूअर हमसे टेक्निकली पूछता है तो हाउ वी कैन रिप्लाई देम about why, in which situation we need to convert our users mailbox to shared If user mailbox. if user left and his conversation is important to us, then we can convert that user mailbox to shared mailbox. So particular user or some user that can benefit from that email content. ठीक है, मतलब अगर उस यूजर ने कई सारे टास्क परफॉर्म किए हैं इन फ्यूचर एंड नाउ he is trying to left the organization, he is like on notice period, तो हमें उसके कन्वर्सेशन का रिवर्ट चाहिए, उसके कन्वर्सेशन का हमें बैकअप चाहिए। हम उस यूजर को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो सारी कम्युनिकेशन जो भी कंटेंट है मेल का वो हमें बेनिफिशियल हो सके, इसलिए हम कन्वर्ट करेंगे शेयर्ड मेल बॉक्स में। और फ्यूचर कम्युनिकेशन भी करना है उसी मेल बॉक्स से इफ वो यूजर उतना इम्पोर्टेंट है तो। हाँ बिल्कुल, हम बेसिकली लाइक एज ए फ्यूचर कम्युनिकेशन भी कराना है क्योंकि उसने बहुत सारी डील कर रखी है, बहुत सारे क्लाइंट से डील कर रखी है, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसी से कन्वर्सेशन हो और उसका जो प्रीवियस ईमेल्स हैं उनको भी हमें रिवर्ट बैक करना है। तो दोनों केस के लिए राइट, हमें दोनों केस के लिए वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। हम यूजर मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, अगला पार्ट है अपने पास लिटिगेशन होल्ड। शायद हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिगेशन होल्ड। द वर्क ऑफ लिटिगेशन होल्ड ये क्या होता है कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, रिट्राइव कर सकते हैं डिलीटेड डेटा को, रिवर्ट बैक कर सकते हैं। अगर किसी यूजर ने स्मार्ट तरीके से अपने कन्वर्सेशन को डिलीट कर दिया, ईमेल को डिलीट कर दिया, तो अगर आपने उस यूजर का लिटिगेशन होल्ड एक्टिवेट कर रखा है, अगर आपने उस यूजर का लिटिगेशन होल्ड एक्टिवेट कर रखा है तो देन वी कैन इजीली रिवर्ट बैक द डेटा। ठीक है, 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं। पहला कि आपको पता होना चाहिए कि लिटिगेशन होल्ड करने के बाद कितने दिन तक आपका डेटा सेफ रहता है। तो अगर हम गोइंग टू क्लिक ऑन लिटिगेशन होल्ड मैनेजमेंट, अगर हम इसको केवल टर्न ऑन कर देते हैं और पेज को सेव कर देते हैं तो व्हाट विल बी द टाइम? 30। नो लिमिट सर, ये मेरे ख्याल से हमेशा रहेगा सर ये। अनलिमिटेड, अनफाइनाइट। ठीक है, अगर आप अपने डेटा को डिलीट कर देते हो, अगर आप अपने डेटा को अगर आपने यूजर की प्रॉपर्टीज में जाकर के उस यूजर की प्रॉपर्टीज में जाकर लिटिगेशन होल्ड करके सिर्फ सेव कर देते हो, तो आपका जो यूजर है ये लाइफ टाइम के लिए राइट, ये लाइफ टाइम के लिए आपके डेटा को क्या कर सकता है, रिवर्ट बैक करा सकता है। लिटिगेशन होल्ड को एक्टिव होने में लाइक 1 आवर का टाइम लगता है, बट उसके पहले हो जाता है। दिस इज द मैक्सिमम टाइम दैट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। 1 घंटे बाद अगर हम इस यूजर की किसी भी डेटा को डिलीट करें, इसके मेल बॉक्स को किसी भी मेल बॉक्स को डिलीट करें, हम आसानी से उस डेटा को क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक करा सकते हैं। ऑल गुड? यस है ना? यस तो अभी हमने लिटिगेशन होल्ड को एक्टिवेट कर रखा है, अभी हमने लिटिगेशन को होल्ड को एक्टिवेट कर रखा है। सिंपल, किसके लिए? टोनी के लिए। टोनी का आउटलुक भी लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि लिटिगेशन एक्टिवेट जैसे ही होता है ना, हम क्या करेंगे, इस यूजर के कुछ एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर देंगे। चलो, लिटिगेशन होल्ड, टेलनेट ने काफी कन्वर्सेशन परफॉर्म कर रखे हैं, तो आई एम गोइंग टू टर्न ऑन द लिटिगेशन होल्ड फॉर टेलनेट बेसिकली, ताकि हम प्रैक्टिकल देख सके रियल टाइम में। अदर्स पे चलो, लिटिगेशन होल्ड पे जाओ, आपकी मर्जी, ऑलरेडी टर्न ऑन है ये। आपने डेट डिसाइड कर दिया कि 15 दिन, यूजर डिलीट करने के बाद, डेटा डिलीट होने के 15 दिन के अंदर आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं। आप इसको 60 डेज कर दो, आप इसको 180 डेज कर दो, आप इसको 90 डेज कर दो, राइट। अगर आपने मेंशन किया वैल्यू, अगर आपने
वैल्यू मेंशन की, तो इट मींस दैट ये आपका उस वैल्यू पे काम करेगा। अगर आपने केवल सेव करके छोड़ दिया तो ये परमानेंट के लिए, यानी हमेशा के लिए आपका डेटा सेव करके रख लेगा। इज ऑल क्लियर? Yes. Yes, yes, yes. ठीक है, अब बात करते हैं अभी हम अपने इस यूजर की प्रॉपर्टीज में। एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, बहुत सारी बंदे ने ईमेल सेंड की हैं, और आपने क्या किया, इन ईमेल्स को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 ईमेल को हमने पकड़ा टेलनेट की तरफ से और इसको हमने डिलीट कर दिया। डिलीटेड आइटम में जाओ, यहां से भी इनको डिलीट कर दो, यहां से भी हमने इसको डिलीट कर दिया। लिटिगेशन होल्ड एक्टिवेट होने के बाद भी एक्टिवेट करने के बाद आप इस डिलीटेड ईमेल्स को एडमिन के जरिए पीएसटी के फॉर्मेट में आसानी से अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करने के बाद यूजर मेल बॉक्स के साथ रिस्टोर करो, या डायरेक्टली आप रिस्टोर कर दो और आपको ये डिलीटेड आइटम्स फिर से एक्सेस हो जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा, बट क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ वी कैन रिवर्ट बैक। लिटिगेशन मान लीजिए एक्टिवेट हो गया, अब इसको रिवर्ट बैक कैसे करेंगे? तो रिवर्ट बैक करने के लिए आपको एक सर्विस ओपन करनी पड़ेगी। गो टू द एडमिन सेंटर, और एडमिन सेंटर पे जाने के बाद यहाँ पे एक फीचर आपको सर्च करना पड़ेगा, द ऑप्शंस दैट यू नीड टू सर्च व्हिच इज कंप्लायंस बिकॉज़ दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्लायंस। अभी चीजें चेंज हुई है, लेट मी चेक कि यहाँ पे अब अगर अपने पास कंप्लायंस का ऑप्शन दिखता है सिक्योरिटी में तो ठीक है, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट पर्व्यू पे चलेंगे और ये रिवर्ट बैक होगा ई डिस्कवरी से। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी मे बी की सिक्योरिटी के ऑप्शन पे हमें मिल जाएगा, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू में हमें ई डिस्कवरी का ऑप्शन दिखेगा। नो, नो ऑप्शन अवेलेबल। सेंटिनल, compliance alert and communication। ठीक है, ये अपने पास रहा ई डिस्कवरी का पेज, राइट। अंडर द ई डिस्कवरी पेज we are able to find the option related to the deleted user, sorry not deleted user, deleted conversation। जो भी कन्वर्सेशन रिमूव किया गया है पर्टिकुलर यूजर के थ्रू, यू आर एबल टू रिवर्ट बैक। तो अभी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे क्योंकि लिटिगेशन हमने अभी एक्टिवेट किया है, तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग, but with the help of this particular page we are easily able to revert back our deleted content। so इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, but we can definitely perform the practical। I am going back to the exchange admin center again। exchange admin center पे we need to, let's find how other options are available। so under the others we just need to clear about it। next है mailbox archive, रेसिपिएंट लिमिट और मेल टिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आर्काइव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एनी इनपुट अबाउट द आर्काइव, व्हाई इट इज कमिंग टू द पिक्चर? मेल बॉक्स आर्काइव, Take the backup. टेक द बैकअप। Not backup, but for example, if you want the particular email to store in a different mailbox, like हम्म जैसे कि
जैसे हमें अभी कोई यूज़र के 10 साल के समझो मेल है या 5 साल के मेल है, जितने भी साल के, और उन्हें हमें कुछ इमीडिएटली उनका बैकअप लेना है क्योंकि मेल बॉक्स फुल हो गया है, तो इन दैट केस वी कैन यूज आर्काइव। तो सर ये आर्काइव करने से ये फायदा है कि सर जो हमारा मेल बॉक्स साइज है, फॉर एग्जांपल जो एक यूजर है टेलनेट है जिसको 49.49 GB मिला हो, अब वो ईमेल फुल हो जाता है सर उसके मेल बॉक्स। तो हम उसे रिड्यूस करने के लिए आर्काइव करते हैं, जो कि वो एडिशनल को उस लोकेशन पे नहीं रहता है एग्जैक्टली, वो अलग एक फोल्डर बना के देता है। तो ये साइज कम करने के लिए भी हम बोल सकते हैं कि हम आर्काइव की जरूरत होती है सर। करेक्ट। सो आर्काइव जो मेल बॉक्स है ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर, इस आर्काइव वाले मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यूजर का अगर मेल बॉक्स ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, राइट, ऑलमोस्ट फुल हो गया है, एंड यू वांट टू सेट अप द एंड यू वांट टू मूव द ओल्ड कन्वर्सेशन कंपनी में, यूजर ने कंपनी में स्टार्ट की अपनी जर्नी 2015 में, और अभी 2026 है, पिछले 11 साल से यूजर सेम कंपनी में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली इसने अपने यूजर की लाइक द लॉट्स ऑफ लाइक कन्वर्सेशन परफॉर्म्ड बाय द यूजर, उस यूजर ने बहुत सारे टास्क को परफॉर्म किया। अब टाइम ये है कि लाइक ही इज नॉट एबल टू सेंड एन ईमेल और ही इज नॉट एबल टू रिसीव एन ईमेल। रीजन बिहाइंड दिस कि उस यूजर के पास मेल बॉक्स में कुछ बचा ही नहीं, स्पेस ही नहीं है। तो कंपनी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है कि यू आर नॉट ऑथराइज टू डिलीट एनी सिंगल केबी ऑफ डेटा। आप कंपनी के कन्वर्सेशन को डिलीट नहीं कर सकते मेल बॉक्स को खाली करने के लिए। सो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट द आर्काइव। आप इसको क्या करेंगे, आर्काइव एक डेडिकेटेड ऑप्शन रहता है, डेडिकेटेड यू कैन से दैट स्पेस होता है 50 GB का, जो आपको टेम्परेरी बेसिस पे आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा टू कॉन्फ़िगर। ठीक है। सो आप पुराने जो 2015 से 20 तक का डेटा है, 5 साल का पुराना डेटा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको आर्काइव में ट्रांसफर कर दो। आर्काइव में रखने का बेनिफिट ये है कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी विद इन सेकेंड आपको डेटा वो रिवर्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, 1 मिनट प्लीज। गाइस कैन यू हियर मी? यस। यस सर। देखो, स्पेस बचाने के ना कई सारे मेथड हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हो ना, तो स्पेस इंक्रीज करने के कई सारे ऑप्शन हैं। कोई भी कंपनी हमें ऑथराइज नहीं करती कि आप पेड वाला वर्जन इस्तेमाल करो। पेड के लिए कोई भी रेडी नहीं रहता है कि आज हम एक रेसिपिएंट के लिए पेड कर दे रहे हैं कि एडिशनल स्पेस परचेज करके दे रहे हैं। कल की डेट में हम अगर ऐसे करेंगे तो वी आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द कॉस्ट।
है ना। तो कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अगर हम स्पेस को इंक्रीज करते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं यूज होगा। abc@tmc.com ये हमारा यूजर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। और ये बंदा कंपनी में पिछले 10 साल से काम कर रहा है, ही इज वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स। और इसका स्पेस जो है ना, मेल बॉक्स का जो स्पेस है वो अप्रोक्सीमेटली 99% फिल हो गया है। 99% ये स्पेस जो है फुल हो चुका है। अब ये बंदा ना सेंड कर पा रहा है ईमेल को, और ना ही मैसेज को रिसीव कर पा रहा है, ना ईमेल को सेंड कर पा रहा है, ना ही रिसीव कर पा रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में दो ऑप्शन है। पहला है आर्काइव ओल्ड ईमेल्स, दूसरा है कॉन्फ़िगर बैकअप, एंड डिलीट मेल्स फ्रॉम इनबॉक्स। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके लिए एप्लीकेबल, यू कैन डू दैट। अगर आप इसका बैकअप लेते हो, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्रिएट होगा, क्योंकि बैकअप के लिए आपको एक डेडिकेटेड प्लेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। इट मे बी एज्योर, इट मे बी ऑन प्रेम सैन, या आप कोई पर्टिकुलर स्टोरेज क्लाउड का सेलेक्ट करोगे, क्लाउड का स्टोरेज एस्टैब्लिश करोगे और इनका वहां पे बैकअप कॉन्फ़िगर किया जाएगा। कंपनी नहीं चाहती है ऐसा कुछ करना, क्योंकि अगर आपका पूरा बैकअप 5 साल का डेटा, 5 इयर्स का डेटा आपने बैकअप लिया, 2015 से लेकर के 2020 तक का डेटा अगर आपने 2020 का बैकअप आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, और क्लाइंट को रिक्वायरमेंट पड़ गई 2018 के डेटा की, या 2020 के डेटा की, या 2019 के डेटा की, तो रिवर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फाइल को फाइंड करना, रिवर्ट बैक कराना, इट विल टेक मच टाइम, जो फिजिबल नहीं माना जाता। बेस्ट क्या रहेगा कि आप अपना डेटा आर्काइव में ट्रांसफर कर दो। आर्काइव क्योंकि MS365 का एक स्टोरेज है, MS365 का एक स्टोरेज है जो कि वहीं पे अवेलेबल है, क्लाउड पे। जब आप डेटा को आर्काइव करते हो, 5 साल के डेटा को आपने प्लान किया आर्काइव करने के लिए, 2015 टू 2020 का डेटा आपने आर्काइव कर लिया, तो वहीं पे आपके मेल बॉक्स की साइज को छोड़ करके वो दूसरी जगह पे आ जाएगा, और जो आपका जो स्पेस है ना, वो 99% कंजप्शन से सीधे 60% पे आ जाएगा, मतलब 40% तक का आपका स्पेस मिल गया, या 50% तक का स्पेस आपका मिल गया, आपका काम इमीडिएटली स्टार्ट हो गया, राइट। और यहाँ पे अगर आपका पुराना डेटा है तो इसको रिवर्ट बैक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको रिवर्ट बैक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे रिवर्ट बैक करने में, अब जब भी जरूरत पड़ेगी आप केवल डेट बता दो कि मुझे इस महीने के इस तारीख का, इस ईयर का डेटा चाहिए, आर्काइव विल इमीडिएटली विद इन सेकेंड आपको वो डेटा रिवर्ट बैक करके आपके ईमेल में डाल देगा, आपके ईमेल पर्सनल ईमेल में एंट्री करा देगा। इस वजह से कंपनी जो है इसको प्रेफर करती है, प्रोसीड विद द ऑप्शन ऑफ विच वन, आर्काइव वाला ज्यादा बेस्ट रहेगा इन कंपेयर ऑफ बैकअप। इज ऑल राइट? यस। है ना। तो दूसरा, अब आपको यहाँ पे केवल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इनेबल का, यू कैन एक्टिवेट द आर्काइव मेल बॉक्स, और यहाँ पे नाम दे सकते हो आप, लाइक डेमो बैकअप हाइफन आर्काइव, ये आपने एक्टिवेट कर दिया, ये आपने एक्टिवेट कर दिया। किसके लिए? टेलनेट के मेल बॉक्स के लिए। अब आपको अपने इस एक्सचेंज एडमिन सेंटर को पावर सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। You have to connect your Exchange Admin Center to on-premises PowerShell, और उस PowerShell के लिए हमें कमांड चलानी पड़ेगी। Just need to copy it from Microsoft. On-premises पे जाकर के वो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, और कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद
you will manage your mailbox. आप ट्रांसपोर्ट रूल लगा लो, उसमें रूल में डेट डिसाइड कर लो, रूल में टाइमिंग डिसाइड कर लो कि इतने से इतने दिन तक का डेटा मुझे चाहिए आर्काइव में. आई डोंट वांट टू पुट इन द मेल बॉक्स. आप उस डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. उस डेटा को आप आसानी से मूव करा सकते हैं टू द आर्काइव मेल बॉक्स. इज दैट ओके? ये ऑटोमेटिकली भी ऐड हो जाता है ना आप अनेबल करने के बाद? वो उसी का पार्ट है. अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने एक्टिवेट किया ना, तो ये आपको यहाँ पे तो दिखा देगा आर्काइव वाला ऑप्शन, यहाँ पे तो दिख जाएगा, बट ये इसी का पार्ट रहेगा. ये आर्काइव जो है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ आर्काइव. हाँ ठीक है, टेलनेट पे ही उसमें है. लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था ना, सेम पीएसटी आपका शैडो कॉपी मिल जाता है नीचे ही. कंजप्शन तो इसी का होगा ना, मेल बॉक्स तो इसी का कंज्यूम करेगा. नहीं, आप आर्काइव ऑप्शन अनेबल कर रहे हो तो आपको एडिशनल मेल बॉक्स मिल जाएगा ना उसका, मैं सॉरी एडिशनल स्टोरेज मिल जाएगा. हाँ, बट यू हैव टू एक्टिवेट, जो हमने नाम दिया है ना, वो हाँ एक्टिवेट राइट. करना पड़ेगा आपको राइट. पावरसेल से हाँ. कनेक्टिविटी करके, ऐसे नहीं. क्योंकि ये तो परमानेंट रहेगा, आप अनेबल भी नहीं करोगे तब भी ये रहेगा. हाँ ये तो रहेगा, लेकिन मैं अगर वो ऑप्शन अनेबल कर दूंगा तो हाँ विद तब. इन अ सेकेंड हाँ या विद इन अ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली, जैसे ये टोनी है वहां पे ही आपका एक सेम जो आपने नाम दिया है वो आपका सिंक हो जाएगा वहां पे. राइट. एग्जैक्टली. तो वो आपको सेपरेट डेडिकेटेड स्पेस मिल जाएगा. अभी कोई स्पेस नहीं है अपने पास, जब तक आप पावरसेल की कमांड नहीं एग्जीक्यूट कर देते तब तक कोई स्पेस नहीं है. ऑल गुड. सो कल का जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, एक तो हम ये पावरसेल के थ्रू अपना आर्काइव वाला प्रैक्टिकल करेंगे. दूसरा, लिटिगेशन होल्ड हमने एक्टिवेट किया है, इसका प्रैक्टिकल करना है हमें. और तीसरा, पॉलिसी रिटेंशन वाली पॉलिसी का. अभी हमने मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज में कुछ चेक किया. मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जो बेसिक ऑप्शन थे वो हमें समझ में आ गए, बट ये जो पॉइंट्स हमें लाइक रिटेंशन टाइम वाला है, ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करनी है. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी जो हमने आज डिस्कस किया आज की क्लास में? हेलो. सर थोड़ा एट्रीब्यूट का बताएंगे थोड़ा, या फिर कल बताएंगे तो फिर भी चलेगा. एट्रीब्यूट्स, कस्टम वाला एट्रीब्यूट्स जो हमने किया, ओके एक काम करते हैं, कल डीएल का एक बार फिर से प्रैक्टिकल दिखा देंगे, है ना? ओके 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 थैंक यू. तो नो वरी अबाउट इट, वो हम देख लेंगे. और कोई क्वेश्चन प्लीज किसी का? सर एक स्मॉल रिक्वेस्ट रहेगा, ये हाँ वीडियो अगर आज रात तक अपलोड हो जाएगा तो हम लोग कैसे न्यू कल स्टार्ट में क्वेश्चन रेडी कर मैं सकते हैं उसके लिए? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज अपलोड कर दूं, क्योंकि इसको 1 घंटे लगेंगे कन्वर्ट होने में. अगर ये 1 घंटे के अंदर मुझे रिफ्लेक्ट हो जाती है टीम्स में ना कि कंप्लीटेड, रिकॉर्डिंग कंप्लीटेड, देन डेफिनेटली आई अपलोड टिल. अभी 8 PM हो रहे, 10 PM तक विल अपलोड. आप एक बार ना ग्रुप में भी ओके. मैसेज कर देना प्लीज, ठीक है ना, ताकि ना इन केस कहीं पे कुछ बिजी हो गए तो आई कैन लाइक